गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक की जो हमारा पॉइंट म्यूटेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी जेनेटिक्स या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो डिजीज वाला टॉपिक का है। लेक्चर 10 म्यूटेशन, म्यूटेशन का पार्ट 12 है जिसका नाम होता है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। और हमें ये शायद ये वाला जो डिजीज का नाम होगा ये 5 नंबर डिजीज होगा। 5 नंबर डिजीज पढ़ेंगे अल्काप्टोन्यूरिया। अल्काप्टोन्यूरिया के बाद में भी डिजीज है, वो सिलेबस में नहीं है, इसके बाद देखेंगे। सवाल यही है कि अल्काप्टोन्यूरिया हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा ये म्यूटेशन टॉपिक है। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास है क्रोमोजोम नंबर 12। बेटा 12 नंबर क्रोमोजोम के अंदर में ये अल्काप्टोन्यूरिया को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा होता है क्रोमोजोम नंबर 12। मैंने एक क्रोमोजोम इधर से बना रहा हूँ, तो क्रोमोजोम नंबर 12 है। क्रोमोजोम नंबर 12 है। 12 नंबर क्रोमोजोम में एक जीन है जिस जीन का नाम है HGD। 12 नंबर क्रोमोजोम में एक जीन है जिस जीन का नाम है HGD। HGD का नाम होता है, बाद में लिखूंगा, अभी बोलता हूँ, होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज। होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज ये जीन का नाम है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम, यानी ये होता है वो जीन है जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। यानी HGD जीन, ये जो जीन है, इस जीन दिस जीन प्रोड्यूसेस होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज है। मैंने डायरेक्ट खाली लिखूंगा शॉर्टकट में डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम। डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम, यानी हमने यही पढ़ा कि दिस जीन, ये जीन का नाम होमोजेंटिसेट डाईऑक्सीजिनेज प्रोड्यूसिंग जीन। पहले तो ये समझना है, ये जीन जब वो एंजाइम बनाता है उस एंजाइम का नाम है होमोजेंटिसेट डाईऑक्सीजिनेज या होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम HGD बनाता है। तो उसका काम क्या है बॉडी में ना, बॉडी के अंदर में इसका जो काम है, बॉडी के अंदर में इसका यही काम है कि हमारे बॉडी में जो हमने प्रोटीन खाते हैं वो डाइजेशन होकर जब अमीनो एसिड बनता है, हमारे बॉडी में जो टायरोसिन एंड फिनाइलएलानाइन दो होता है ना, फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन अमीनो एसिड, ये 2 अमीनो एसिड को यही एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है, यानी ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है। मैं रिपीट करता हूँ, हमारे बॉडी में एक्चुअल रीजन देखो, हमारे बॉडी में टायरोसिन एंड फिनाइलएलानाइन ब्रेक डाउन होता है। वो किसने ब्रेक डाउन करता है वो अलग कहानी है। ब्रेक डाउन होके बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जिस प्रोडक्ट का नाम होता है होमोजेंटिसिक एसिड। ध्यान दे के सुना करो, हमारा बॉडी में जो टायरोसिन एंड फिनाइलएलानाइन का ब्रेकडाउन होता है, वो ब्रेकडाउन जो है होते होते बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है होमोजेंटिसिक एसिड। वो होमोजेंटिसिक एसिड थोड़ा बॉडी के लिए खराब है, खतरनाक है। वो होमोजेंटिसिक एसिड जो इंटरमीडिएट है उसको पूरी तरह तोड़ने का काम, ब्रेकडाउन करने का काम करता है HGD जीन का प्रोडक्ट, दैट इज होमोजेंटिसेट डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम। होमोजेंटिसेट डाईऑक्सीजिनेज एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड को प्रॉपरली परफेक्टली ब्रेक डाउन करके यूरिन से खत्म कर देता है, यानी बॉडी से खत्म कर देता है, होमोजेंटिसिक एसिड को रखता नहीं है, सो दैट बॉडी बिकम्स नॉर्मल
एंड हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम परफेक्ट होता है। बाकी हमारे जो कार्टिलेज होता है या जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर में कोई गलत पिगमेंट फॉर्मेशन होता नहीं है। क्लियर है? अगर ये जीन परफेक्टली फंक्शन करा तो ऐसा हुआ। मैं रिपीट कर देता हूं अगर ये बात को कि हमारे बॉडी में फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन जो बनते हैं डाइजेशन के बाद वो नेचुरल प्रोसेस में ब्रेकडाउन होके होमोजेंटिसिक एसिड बनाता है। अगर वो होमोजेंटिसिक एसिड जो बनता है उसको ये वाला जीन का जो एंजाइम है ये एंजाइम उस होमोजेंटिसिक एसिड को फर्दर ब्रेकडाउन करता है। अगर ये जीन नहीं बना, ये जीन का प्रोडक्ट अगर म्यूटेशन हो गया तो जो टायरोसिन फिनाइलएलानाइन से जो होमोजेंटिसिक एसिड बना हुआ था इंटरमीडिएट तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उनके ब्रेकडाउन के रास्ते में होमोजेंटिसिक एसिड आता है। जब होमोजेंटिसिक एसिड आता है तो जब ये एंजाइम नहीं बनेगा यानी म्यूटेशन हो जाएगा, तो म्यूटेशन हो जाने के बाद क्या होगा बच्चा? म्यूटेशन हो जाने के बाद अब ये एंजाइम नहीं बनेगा। तो जब हमें कैसे देखेंगे इसको दोबारा आगे लेके मैं बताता हूँ, उसको आगे लेके बताता हूँ। सेम तरीका से मैं दूसरा क्रोमोसोम नंबर 12 बना दिया। क्रोमोसोम नंबर 12 बनाने के बाद इसको मैंने बना दिया HGD जीन, इसको मैंने लिख दिया म्यूटेंट। क्या लिख दिया मैंने? म्यूटेंट। ये जीन म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने से क्या होता है ना, होमोजेंटिसेट डाई ऑक्सीजनेज एंजाइम होमोजेंटिसेट डाई ऑक्सीजनेज एंजाइम नॉट फॉर्म। ये फॉर्मेशन नहीं होगा। एंजाइम विल नॉट फॉर्म या नॉट फॉर्म कोई बात नहीं, तो एंजाइम से नहीं बनेगा। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा इसके अंदर में? एंजाइम जब नहीं बनेगा तो उधर से जो इंटरमीडिएट होमोजेंटिसिक एसिड रहेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ बात को, ये आपको नहीं मिलेगा बुक्स में। होमोजेंटिसिक एसिड डाइऑक्सीजनेज नॉट फॉर्म, सो क्या हो जाएगा? होमोजेंटिसिक एसिड कहाँ से बना? फिनाइलएलानाइन यानी टायरोसिन से जो बना। सो होमोजेंटिसिक एसिड डज नॉट फर्दर ब्रेक्स या ब्रेकडाउन, does not further break down. Homogenetic acid does not further break down and accumulate क्या करेगा? and accumulate polymerizes कैसे हो जाएगा? polymerizes to form a मेलानिन लाइक पिगमेंट ऐसे बनाएगा पॉलीमराइजेशन करके पिगमेंट कॉल्ड अल्काप्टोन। क्या नाम बनाएगा कि पिगमेंट का नाम, इसीलिए उसको अल्काप्टोन यूरिया कहते हैं। एक मेलानिन लाइक पिगमेंट बनाएगा जिसका नाम है अल्काप्टोन। कौन बनाया? मैंने आपको क्लियर बोला कि हमने कुछ जो खाते हैं प्रोटीन वगैरह, उससे टायरोसिन एंड फिनाइलएलानाइन जब बनता है, वो फिनाइलएलानाइन टायरोसिन ब्रेकडाउन होते होते बीच में होमोजेंटिसिक एसिड बनाता है। अगर हमारा ये वाला 12 नंबर क्रोमोसोम का जीन ये म्यूटेशन हो गया, होमोजेंटिसिक एसिड को फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। तो जब होमोजेंटिसिक एसिड फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा ना, वो पॉलीमराइज होगा, एक्यूमुलेट होगा। पॉलीमराइज करके एक ब्लैक कलर का पिगमेंट मेलानिन जैसा ब्लैक कलर का पिगमेंट बनेगा जिसका नाम है अल्काप्टन। यही अल्काप्टन जाके डिपॉजिट होगा कहाँ पर? हमारे कनेक्टिव टिश्यू
यानी जो कार्टिलेज वगैरह में डिपॉजिट हो जाएगा, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में डिपॉजिट होगा। कैसे बताएंगे? तो अल्काप्टन बनेगा, तो फिर सच अल्काप्टन, अल्काप्टन यही वाला जो अल्काप्टन है, सच अल्काप्टन डिपोजिटेड ऑन कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue deposited on the connective tissue to form connective tissue to make blue black कलर। कैसा ब्लू ब्लैक है आपने देखा होगा, या मैं अभी दिखा दूंगा डायग्राम में, कि किसी किसी के कान के ये वाला जो हिस्सा, जो पीना वाला का इनर पीना वाला पार्ट जो है वो ब्लू या हल्का सा ब्लूइश ब्लैक कलर का दिखता है। मैं कई जगह में और कई बच्चों का ऐसे देखा कि इसके ऐसे इस जगह पे, यानी आपके जो लिप्स के आउटर हिस्सा पार्ट में ब्लैक कलर का पिगमेंट आ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का पिगमेंट आता है, बिकॉज ऑफ होमोजेनेटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्काप्टन पिगमेंट बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सच अल्काप्टन जाके डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पर? या तो स्किन के नीचे, या तो कार्टिलेज के पास है। हमारे जनरली कहाँ पर होता है ना, कान के पास है। किसी किसी का आंखें भी ब्लू कलर का होता है, ब्लू आईज होते हैं, वो भी पिगमेंट वहाँ पर डिपॉजिट होता है। इसके अलावा डिपॉजिटेड ऑन द कनेक्टिव टिश्यू टू मेक ब्लू ब्लैक कलर। इसके अलावा जॉइंट में भी डिपॉजिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं, कौन सा डिपॉजिट होता है? अल्काप्टन पिगमेंट डिपॉजिट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, उंगली का हमें मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो सिवियर काइंड ऑफ आर्थराइटिस होता है, सिवियर आर्थराइटिस होता है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाता है, मूवमेंट में दिक्कत तो हो जाता है। मैंने आर्थराइटिस भी होता है बोला, इसका मेजर कॉज ये होता है ब्लू ब्लैक कलर का जो होता है। किसी किसी का देखोगे कि साइड में गाल में यहाँ पर भी ब्लैक कलर का रहता है पिगमेंट, वो बचपन से था नहीं, आफ्टर 30 डेवलप होता है, आफ्टर 30 ये होता है जनरली, केस स्टडी में पता चला। तो पूरे पूरे साइड ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बॉडी में एक एंजाइम जीन का म्यूटेशन बाद में हो जाता है और हो गया है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू में डिपॉजिट होता है, मैंने बोल दिया आंख में और कान में ऐसा होता है अल्काप्टोन्यूरिया। तो ऐसे होने से कार्टिलेज के अंदर में, घुटनों में भी, सारे जॉइंट वगैरह में भी हो जाता है, तो सिवियर आर्थराइटिस होता है। अगर ये सही होता तो होमोजेनेटिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता, अच्छा था। होमोजेनेटिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है हमारा होमोजेनेटिक डाइऑक्सीजनेज एंजाइम, HGD जीन का प्रोडक्ट बनाता है वो। लेकिन अगर वो म्यूटेशन होता है तो फिर वो होमोजेनेटिक एसिड रह जाता है ब्रेकडाउन से, तो वो खुद पॉलीमराइजेशन होकर अल्काप्टन बनाता है, अल्काप्टन जाके डिपॉजिट हो जाता है कान में, आँख में, क्या बोलते हैं, जॉइंट में। तो ये हम लोग का मूवमेंट दिक्कत होता है, कान में होता है तो कुछ दिक्कत तो होता नहीं, डिसकलर हो जाता है, यानी बॉडी का के बदसूरत हो जाता है, पूरे बॉडी में ब्लैक कलर का आ जाता है। तो इस तरीका से होता है हमारे जो अल्काप्टोन्यूरिया का डिजीज। अभी ये जो अल्काप्टोन्यूरिया डिजीज मैंने ये बोला होमोजेनेटिक एसिड का ब्रेकडाउन ना होने की वजह से हुआ। अब सवाल होता है कि ये जो होमोजेनेटिक एसिड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अल्काप्टोन्यूरिया हुआ क्रोमोसोम नंबर 12 के म्यूटेशन के वजह से, ये कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, मैंने क्रोमोसोम नंबर 12 बोलता हूँ, यानी ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो अब हमें ये जो अल्काप्टोन्यूरिया देखेंगे तो 12 नंबर क्रोमोसोम के अंदर में ऐसे हुआ, तो पता कैसे चलेगा कि किसी को ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज या अल्काप्टोन्यूरिया हुआ है? अगर किसी को अल्काप्टोन्यूरिया हुआ, किसी का यहाँ पर काले काले पूरे स्पॉट आ जाता है इस एरिया में, होठ एंड लिप्स के ऊपर हिस्सा में, तो उन्हें पता चलता है। और टेस्ट क्या होता है, अगर उन पेशेंट का यूरिन को, उस पेशेंट का यूरिन को अगर बाहर खुला में रख देते हैं तो उस यूरिन का ऑक्सीडेशन होके
होमोजेंटिसिक एसिड उसके अंदर में जो है अगर होगा तो वो ऑक्सीडेशन होके अल्काप्टन पिगमेंट बना देगा, जिसके वजह से यूरिन ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस डिजीज का दूसरा नाम ब्लैक यूरिन डिजीज। इसलिए इस यूरिन का दूसरा नाम ब्लैक यूरिन डिजीज, क्योंकि अगर यूरिन के अंदर में होमोजेंटिसिक एसिड होगा, वो होमोजेंटिसिक एसिड क्या करेगा ना, ऑक्सीडेशन होके पॉलीमराइजेशन होके अल्काप्टन पिगमेंट बनाएगा, जिसके वजह से यूरिन ब्लैक कलर का दिखेगा। तो यूरिन जब ब्लैक कलर का दिखेगा तो पता चलेगा कि इनको अल्काप्टोन्यूरिया डिजीज है। तो फिर उन्होंने या तो खान पान का चीज बदलेंगे, या तो इसका कोई तो बाकी ट्रीटमेंट तो है नहीं, जीन म्यूटेशन हो चुका है, आपके बॉडी में एंजाइम है नहीं, तो आपको खान पान का चीज को अवॉइड करना पड़ेगा जिसमें टायरोसिन एंड फिनाइलएलानाइन नहीं है। यही है उसका रेमेडी। तो मैंने बोल दिया कि ये इसको ब्लैक यूरिन भी बोलते हैं। एंड यूरिन का कलर ब्लैक क्यों होता है ना, क्या नाम था जो होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेशन होके एंड पॉलीमराइजेशन होके अल्काप्टन बनाया, अल्काप्टन एक ब्लैक कलर का पिगमेंट है। यही है हमारे डिजीज का जो नाम है, जो मैंने बताया अल्काप्टोन्यूरिया, यही है। ये कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होने की वजह से मैंने बहुत सारे 4 डिजीज के बारे में बता चुका हूँ। जैसा पेडिग्री होता है ये भी वैसा ही पेडिग्री होगा, सेम तरीका से होगा। यानी अगर फादर मदर कैरियर होंगे, बच्चों को चारों बच्चों में से एक बच्चा को होगा। अगर हमें रेशियो निकालेंगे ये 25 नहीं होगा, 33 होगा, क्योंकि नॉर्मल वालों को छोड़ देते हैं, कैरियर इज टू अफेक्टेड बच्चे को लेते हैं तो होता है 2:1। तो यही कंडीशन को अगर हमें आगे थोड़ा, मैंने पहले से जो लिख रखा था, आप चाहो तो ये नोट जो मैंने समझाया वो बेटर नोट है। तो ये जो पहले से रखा हुआ है नोट्स कुछ है, इसके अंदर में ये मैंने रखा था, तो आप इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, ये भी नोट है, इसको भी देख सकते हो, लेकिन इसमें इतना क्लैरिटी नहीं होगा जो मैंने समझाया। चलिए अब इसके बाद हमें जब अल्काप्टोन्यूरिया देखेंगे, इसका अल्काप्टोन्यूरिया को जब हमें डिजीज को हमें एनालिसिस करेंगे, दोबारा देखो, जब हमें डिजीज को एनालिसिस करेंगे अल्काप्टोन्यूरिया के साथ है, सी क्या करेंगे, सेम तरीका से डिजीज का एक्सप्लेनेशन होगा। क्या नाम उनका मैंने बोला, मान लीजिए फादर अल्काप्टोन्यूरिया, मैंने ए के टर्म में लेता हूँ, मैं खुद भी ले सकता हूँ, किसी बुक्स के ऑथर नहीं है बेटा। कोई बायोलॉजी में नीट को लिखने वाला ऑथर हार्डली मिलता है, मैंने ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, हार्डली मिलता है बेटे। तो मैं इसलिए ले सकता हूँ बायोलॉजी के लिए। मैंने अल्काप्टोन्यूरिया को बड़ा ए एंड छोटा ए लूँगा, इधर से फीमेल को भी बड़ा ए छोटा ए लूँगा। इसके अंदर में 4 बच्चे बनेंगे, एक बड़ा ए बड़ा है, एक बड़ा ए छोटा है, एक बड़ा ए छोटा है, एक छोटा ए छोटा है, इनको अल्काप्टोन्यूरिया होगा। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो नीट के लिए तो यही है ना कि कैसे कैसे फैलता है। बीइंग इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, when 2 copy of a mutant gene is appeared in the body, then disease will be appeared, right? So A and A is the disease। हमें इन तीनों को ही कंसिडर करेंगे, बोले तो 2:1 इनको छोड़ देते हैं, राइट? सेम तरीका से अगर क्वेश्चंस में ऐसे आएगा कि फादर को नहीं है एंड मदर कैरियर है, तो आपको क्या बनेगा बताओ? 4 बच्चे अगर बनते हैं, मदर फादर को नहीं है, तो इसका ए रहेगा, उसका ए आएगा, फिर इसी का ए के साथ है, दूसरे का ए आएगा, बाकी दोनों फिर भी सेम बनेंगे। तो यानी 2 बनेंगे कैरियर बनेंगे, बाकी 2 नॉर्मल बनेगा। कैरियर कभी डिजीज होगा नहीं, मगर कैरियर अपने जनरेशन में ये डिजीज को फैलाएगा, राइट? इस तरीका से होता है हमारे ये वाला। एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूंगा, अगर मैं इधर से कहूँगा कि ए होगा एंड इधर से ए होगा, तो भाई साहब इसमें से तो पूरा सब हो जाएंगे। बड़ा ए एक दिया मैंने, इधर से आया छोटा ए, फिर यही बड़ा ए के साथ है एक छोटा ए आ गया, बाकी छोटा ए छोटा ए छोटा ए छोटा ए हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इसमें 2 अफेक्टेड हो गए, 2 कैरियर बन गया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन से पूछता है तो उसके परसेंटेज के बेसिस के ऊपर पेरेंट का जीनोटाइप भी हमें पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव मैंने 4 बता चुका हूँ, ये 5वां था। 5वां में भी सेम कंडीशन है, आपको सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब पता होने से कहानी क्लियर हो जाएगा। ओके, इस तरीका से हमें नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं।
बाकी चीज़ मैंने समझा दिया। एंड पहले से जो नोट रखा हुआ था इसके अंदर में ये है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, नीट के अंदर में ये जो था जितना था मैंने करा दिया। एंड इन 5 के अलावा छठा तो कभी आया भी नहीं होगा, यानी अल्बिनिज्म भी एक डिजीज है। मैंने कभी फिर दोबारा बना दूंगा। अभी इस चैप्टर को मैंने क्लोज करना चाहता हूँ। एंड TSD टेस्ट सच डिजीज है, गाउचर डिजीज है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी एक तरीका का है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। बट अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हमने म्यूटेशन का पूरे सारे चीज़ ख़त्म कर दिया है। अगर म्यूटेशन मैंने सारे कर दिया, किसी ने सारे नोट्स को जो मैंने पढ़ाया सारे वीडियो को 12 वीडियो हुआ इसको लेके, म्यूटेशन का 12 वीडियो। NCERT में म्यूटेशन एक पेज दिया हुआ है, आधा पेज, उससे कुछ उखड़ेगा नहीं। अगर आप सही से इसको समझोगे फिर आपको म्यूटेशन क्लैरिटी होगा। मैं थोड़ा बढ़ा के लिया, इसको हायर बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। एंड एक लास्ट इस चैप्टर का, म्यूटेशन का लास्ट चैप्टर बच गया। मैं अभी 2 मिनट के बाद इस वीडियो को क्लोज करके फिर दोबारा बनाऊंगा, जिसका नाम होगा पेडिग्री एनालिसिस। बच्चा पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ाऊंगा। एंड आज की डेट में मैं जब पढ़ाऊंगा बोलूँगा अभी, आज की डेट में पेडिग्री एनालिसिस मैं पढ़ाऊंगा और यूट्यूब में बाकी वीडियो होंगे, आप देखोगे आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैं गारंटी देता हूँ जो मैं पढ़ाऊंगा वो अब तक की जितने भी लोग पढ़ा रहे होंगे, जितने टीचर पढ़ाए होंगे, उन सबसे बेस्ट होगा। आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखोगे। कौन सा? जिसको मैंने बोल रहा हूँ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, उसको रिसर्च करके मैंने बनाया। तो अभी थोड़ी 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।